Hello guys and welcome to PharmD Medicals. Today we will be talking about some of the research topics for PharmD students. So as you know that जो PharmD फिफ्थ ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैंडेटरी होता है एक रिसर्च प्रोजेक्ट करने के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो स्ट्रगल करते हैं एक अच्छा सा रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करने के लिए। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन से एरियाज है वो जिनमें हम एक अच्छा सा रिसर्च टॉपिक ले सकते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट इज क्लिनिकल फार्मेसी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको हमने दो डिविजन्स में डिवाइड किया है। वन इज जीरियाट्रिक केयर एंड अनदर इज डायबिटीज मैनेजमेंट। सो जीरियाट्रिक केयर जो है इसमें हम एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ये पेश कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इंटरवेंशंस ऑन मेडिकेशन मैनेजमेंट इन एल्डरली पेशेंट्स। As you know, the elderly patients are those who are 65 years and older. So यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है उसके जो इंटरवेंशन रहते हैं एल्डरली पेशेंट के जो मेडिकेशन मैनेजमेंट में। फॉर एग्जांपल अगर जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं आपको पता है उनमें एक क्रॉनिक डिजीजेज ज़्यादा रहती हैं जैसे हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, डायबिटीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज, हार्ट फेलियर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो उन पेशेंट्स में क्या होता है कि वो जो मेडिकेशंस होती है उनका एक टॉक्सिक इफेक्ट ज़्यादा रह सकता है क्योंकि इनमें जो फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल हो सकता है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है क्योंकि उनमें क्या होता है कि एज के साथ साथ मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होता है। तो हम एक एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट हम उन पेशेंट्स में इंटरवेन कर सकते हैं। हम उस उनमें मेडिकेशन मैनेजमेंट काउंसलिंग कर सकते हैं कि आपको कौन सी मेडिकेशंस लेनी चाहिए, कौन सी मेडिकेशंस इस टाइम पे लेनी चाहिए, कौन सी मेडिकेशंस इस टाइम पे लेनी चाहिए। तो हम वो इवेलुएट करेंगे कि हमारा रोल क्या है, क्या उसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट रहता है उस पेशेंट के केयर में। So second here is going to be diabetes management. Here we can see the explore the effectiveness of pharmacist-led diabetes education programs on patient outcomes. So as you know कि जो डायबिटीज होती है वो एक लॉन्ग टर्म कंडीशन रहती है। उसमें जो पेशेंट होता है उसको लाइफ टाइम के लिए मेडिकेशंस लेनी पड़ती हैं। तो हम एज अ फार्मासिस्ट क्या कर सकते हैं, एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, एज अ फार्मडी स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं उस पेशेंट के लिए ताकि उसका जो शुगर लेवल कंट्रोल है वो बेटर हो सके। जैसे वी कैन काउंसल दिस पेशेंट्स ऑन व्हेन दे शुड टेक देयर मेडिकेशन। सो उनको अपनी मेडिकेशन कब लेनी चाहिए, क्या वो खाने से पहले लेनी चाहिए, क्या वो खाने के साथ लेनी चाहिए, खाने के बाद में लेनी चाहिए। या हम उनको काउंसलिंग दे सकते हैं कि आपको अपना ब्लड शुगर जो है कब कब मेजर करना चाहिए। या हम उनको काउंसल कर सकते हैं कि आपको जब हाइपोग्लाइसेमिया के सिम्टम्स होते हैं तो उस टाइम पे आपको क्या क्या करना चाहिए। तो उन पेशेंट्स में जैसे कि हम ये काउंसलिंग देंगे तो उसका हम फिर पॉजिटिव इफेक्ट इवैल्यूएट करेंगे कि क्या हमारी काउंसलिंग का जो है एक पॉजिटिव इफेक्ट रहता है उस पेशेंट की डायबिटीज या ब्लड शुगर मैनेजमेंट के लिए या नहीं। नेक्स्ट हम देखेंगे पब्लिक हेल्थ एंड अवेयरनेस। सो जैसा कि यहाँ पे दो सेक्शंस हमने आगे डिवाइड किए हैं, ट्यूबरकुलोसिस अवेयरनेस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टडीज। सो ट्यूबरकुलोसिस अवेयरनेस में क्या होगा कि एक्सेस द रोल ऑफ फार्मासिस्ट्स इन इंक्रीजिंग अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन द कम्युनिटी। सो यहाँ पे हम एक जो फार्मासिस्ट होता है उसका क्या रोल रह सकता है। जो टीबी होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, उसकी क्या लोगों को उसकी अवेयरनेस है, क्या उनमें कोई मिस अंडरस्टैंडिंग है उस डिजीज से रिलेटेड, क्या वो समझते हैं कि इसकी जो ट्रीटमेंट है या इसकी मैनेजमेंट है वो प्रॉपर है या नहीं है। क्या वो समझते हैं कि इसकी वजह से जो एक सोसाइटी में एक लोगों में एक जनरल टैबू है रिगार्डिंग ट्यूबरकुलोसिस, क्या वो इम्पैक्ट करता है इसकी ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट के लिए। तो यहाँ पे हम रोल ऑफ फार्मासिस्ट मतलब एक फार्मासिस्ट अपना एक रोल प्ले कर सकता है कि उन पेशेंट्स में अवेयरनेस और मैनेजमेंट देने के लिए। तो दिस इज गोइंग टू बी अनदर टॉपिक विच यू कैन टेक अप इन योर फॉर्म डी फिफ्थ ईयर थीसिस। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टडीज। Here you can evaluate the quality of life among specific populations such as prisoners or patients with chronic illnesses. तो यहाँ पे क्या है कि जो प्रिजनर्स होते हैं या स्पेसिफिक पेशेंट पॉपुलेशन होते हैं लाइक
पेशेंट्स विद क्रॉनिक इलनेसेस सच एज, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, जो क्रॉनिक इलनेसेस होते हैं वो लाइफ लॉन्ग रहती है पेशेंट के साथ, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाइपरलिपिडीमिया, क्रॉनिक किडनी डिजीज, हार्ट फेलियर, ओके, या स्ट्रोक के जो पेशेंट्स होते हैं। तो ये क्रॉनिक कंडीशंस होती है, तो हम इन पेशेंट्स में क्वालिटी ऑफ लाइफ इवेलुएट कर सकते हैं। तो हम मतलब ये एक क्वेश्चनियर डेवलप कर सकते हैं, और उनको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हम, या उनके जो गार्डियंस होते हैं उनको एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होती है ड्यू टू देयर क्रॉनिक इलनेस या नहीं, या कैसे वो अफेक्ट होती है। ठीक है। सो नेक्स्ट इज गोइंग टू बी फार्माकोथेरेपी एंड ड्रग इफेक्टिवनेस। यहाँ पे हमने दो टॉपिक्स लिए हैं, वन इज हेपेटाइटिस ट्रीटमेंट एंड अनदर इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। हेयर यू कैन सी कंपेयर द इफेक्टिवनेस ऑफ कंबाइंड वर्सेस सिंगल हेपेटाइटिस मेडिकेशंस। सपोज हमारे पास दो पेशेंट है, एक सिर्फ ए पेशेंट एंड बी पेशेंट। तो जो ए पेशेंट है हमारा वो सिर्फ एक मेडिकेशन ले रहा है फॉर मैनेजमेंट ऑफ हिज हेपेटाइटिस, और जो सेकंड पेशेंट है हमारा वो तीन मेडिकेशन या चार मेडिकेशन ले रहा है या दो मेडिकेशन ले रहा है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हिज हेपेटाइटिस। सो हम ये जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि जो पेशेंट एक मेडिकेशन ले रहा है और जो तीन मेडिकेशन ले रहा है, तो इनकी इफेक्टिवनेस क्या रहती है हेपेटाइटिस मैनेजमेंट में। तो हम ये ये जो दो पेशेंट्स हैं हम इनमें इफेक्टिवनेस इवेलुएट करेंगे, ठीक है, कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। अनदर टॉपिक इज गोइंग टू बी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो हम कर सकते हैं, स्टडी द पैटर्न्स ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं व्हेन अ वुमन इज प्रेग्नेंट। सो यहाँ पे हम जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है उसका एक पैटर्न हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पैटर्न रहता है, वेदर पेशेंट्स शो मोर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, ओके, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और यहाँ पे हमने दूसरी एग्जांपल ली है, जो हमारे डायबिटीज मेडिकेशंस होते हैं SGLT2 इनहिबिटर्स। तो वो जो SGLT2 इनहिबिटर्स होते हैं वो यूटीआईज होने के चांसेस बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है और वो SGLT2 इनहिबिटर्स लाइक एम्पाग्लिफलोजिन डेपाग्लिफलोजिन लाइक ड्रग्स ले रहे हैं, तो इनमें यूटीआईज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम इवेलुएट करेंगे कि जो डायबिटीज पेशेंट है, क्या उनमें क्या पैटर्न रहता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का ड्यूरिंग when they are on SGLT2 inhibitors. Likewise, we can here study the patterns of antibiotic resistance in urinary tract infections during pregnancy. So this is another exciting study which you can take up during your PharmD fifth year project. Next is going to be innovative technology in pharmacy. So here we can see one is smartphone applications and another is telepharmacy. Here in the smartphone applications, as you know, there are so many drug repositories where you can, for example, you search on Google, you will see a lot of websites there providing information relating to drug and their toxicity or their side effects. So यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो लोग जिनको रिसर्च या इनोवेशन का शौक है, वो कोई एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं जो हमें कोई भी ड्रग या कोई भी पॉइजन इंफॉर्मेशन दे सकती हैं। तो हम ये इवेलुएट करेंगे कि क्या उस एप्लीकेशन का कोई इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट रहता है सोसाइटी पे कि या नहीं। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी टेलीफार्मेसी। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट द इफेक्टिवनेस ऑफ टेलीफार्मेसी सर्विसेज इन रूरल हेल्थ केयर सेटिंग्स। तो जो हमारे देहात गाँव में रहने वाले लोग होते हैं, रूरल एरियाज में लोग रहते हैं, उनमें क्या है कि वो जो हेल्थ केयर होता है, प्रॉपर हेल्थ केयर, वो एक्सेस नहीं कर पाते। इट मे बी ड्यू टू डिस्टेंस, okay, it may be due to financial reasons, it may be due to transportation, or it may be due to lack of awareness and resources. Okay, so यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो टेलीफार्मेसी होते हैं, जहाँ पे हम पेशेंट को मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं वाया ऑनलाइन मोड, वाया ऑडियो एंड वीडियो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो उसका जो एक इफेक्ट रहता है उन रूरल पॉपुलेशंस में, क्या उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट रहता है कि नहीं, तो हम ये यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी फार्माकोजिनोमिक्स। यहाँ पे हमने दो सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है इसको, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन।
सो हेयर यहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ साइटोक्रोम P2C19 जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म ऑन द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ क्लोपिडोग्रल। तो ये एक हायर लेवल रिसर्च टॉपिक हो सकता है। यहाँ पे क्या है कि हम जो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म्स होते हैं, जैसे आपको पता है कि जो हम फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो हर मोड पे हमें एंजाइम ही चाहिए होते हैं ड्रग को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ड्रग को मेटाबोलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे हम कोई इंडिविजुअल होगा कि जिसमें जो ये साइटोक्रोम P2C19 एंजाइम है, उसकी जेनेटिक उसके लिए जो जीन एनकोड करता है उसमें पॉलीमॉर्फिज्म हो सकता है, उसमें म्यूटेशन हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है कि हम इवेलुएट करेंगे कि अगर किसी इंडिविजुअल में साइटोक्रोम P2C19 अगर उसमें वो ज़्यादा प्रेजेंट है तो उसका इफेक्ट क्या रहेगा क्लोपिडोग्रल को। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे क्लोपिडोग्रल की एग्जाम्पल दी है। तो आप बाकी जो ड्रग्स है उसकी एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने रिसर्च टॉपिक के लिए। नेक्स्ट इज पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर द रोल ऑफ फार्माकोजिनोमिक्स इन ऑप्टिमाइजिंग ड्रग थेरेपी फॉर क्रॉनिक डिजीज। सो जो फार्माकोजिनोमिक्स होता है, जैसे कि आपको पता है आजकल का जो दुनिया है वहाँ पे एक कंसेप्ट रहता है पर्सनलाइज्ड और इंडिविजुअलाइज्ड मेडिकेशन मेडिसिन। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का मतलब होता है कि जैसे हम एक इंडिविजुअल का पूरा फार्माकोजिनोमिक प्रोफाइल लेते हैं और हम पता करते हैं कि उसमें कोई जेनेटिक म्यूटेशंस तो नहीं है कोई। तो उन जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से उस इंडिविजुअल को अकॉर्डिंगली हम ड्रग थेरेपी देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि अगर कोई इंडिविजुअल है उसमें ये साइटोक्रोम P2C19 एंजाइम जो है वो बहुत ही कम कंसंट्रेशन में पाया जाता है या बहुत ही कम क्वांटिटी में पाया जाता है। तो उसमें क्या होगा कि मेटाबॉलिज्म नहीं होगा क्लोपिडोग्रल का प्रॉपरली। तो उसकी क्लोपिडोग्रल का जो इफेक्ट होगा वो बढ़ जाएगा बॉडी में, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर कोई इंडिविजुअल है जिसमें मतलब जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म है, तो हम उसका एक जेनेटिक जीन मैपिंग करेंगे, उसके बाद हम उसको अकॉर्डिंगली ड्रग थेरेपी देंगे। सो यूजुअली हम ये क्रॉनिक डिजीज के लिए देखते हैं, जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरलिपिडेमिया एंड हाइपरटेंशन। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिसेस। यहाँ पे हमने मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट और पेशेंट काउंसलिंग टॉपिक को सब डिवाइड किया है। सो यहाँ पे हम दे सकते हैं इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कम्युनिटी फार्मासिस्ट। तो जो काउंसलिंग करते हैं कम्युनिटी फार्मासिस्ट, तो उसका क्या इफेक्ट रहता है पब्लिक हेल्थ पे या मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट, उस पर क्या इफेक्ट रहता है जो काउंसलिंग करते हैं हम किसी भी पेशेंट को रिगार्डिंग हिज और हर मेडिकेशन। सो हम ये इवेलुएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पेशेंट काउंसलिंग। तो यहाँ पे हम पेशेंट को काउंसल कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट ऑफ फार्मासिस्ट काउंसलिंग ऑन मेडिकेशन एडहेरेंस अमंग पेशेंट्स विद क्रॉनिक कंडीशंस। What are those kind of conditions? Diabetes, hypertension, hyperlipidemia, thyroid disorders, asthma, heart failure, gastric esophageal reflux disease, coronary artery disease, etc. So हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करेंगे इम्पैक्ट ऑफ फार्मासिस्ट काउंसलिंग। जो फार्मासिस्ट है अगर वो पेशेंट को एक काउंसलिंग दे रहा है रिगार्डिंग देयर मेडिकेशन, रिगार्डिंग देयर डिजीज, सो हम उसका इम्पैक्ट पता करेंगे, क्या उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है उस पेशेंट पे कि नहीं। तो उन पेशेंट्स में हम मोस्टली ये वाली स्टडी करेंगे जो जिनको क्रॉनिक कंडीशंस रहती है, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है। उसके बाद रिसर्च मेथडोलॉजीज इन फार्मेसी। सो हम एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी कैरी कर सकते हैं, जैसे कंडक्ट ए क्रॉस सेक्शनल स्टडी ऑन पब्लिक परसेप्शन एंड नॉलेज रिगार्डिंग ए स्पेसिफिक हेल्थ इशू। यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया है स्पेसिफिक हेल्थ इशू लाइक HIV एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, कोविड-19, कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर। सो यहाँ पे हम पब्लिक का जो परसेप्शन होता है रिगार्डिंग सम ऑफ द डिजीज लाइक HIV एड्स, लाइक ट्यूबरकुलोसिस, कोविड-19, जैसे कि आपको कोविड के टाइम पे आपको पता लग गया होगा, यहाँ आज भी लोग कहते हैं कि वेदर वी शुड हैव वैक्सीनेटेड आवर सेल्व्स और नॉट, कि हमें वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं। कुछ लोग बोलते थे कि इसकी वजह से
ऐसे होता है वैसे होता है, या कोई क्रॉनिक इलनेसेस होती हैं वैक्सीनेशन की वजह से। देयर आर सो मेनी मिथ्स अबाउट दिस। सो हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि पब्लिक का परसेप्शन क्या है, उनकी नॉलेज, उनकी अवेयरनेस क्या है रिगार्डिंग these chronic conditions mentioned here. नेक्स्ट इज सर्वेज ऑन हेल्थ प्रैक्टिसेस। यहाँ पे हम एनालाइज करेंगे सर्वे डाटा ऑन हेल्थ प्रैक्टिसेस एमंग पेरेंट्स रिगार्डिंग चाइल्डहुड वैक्सीनेशन। तो हम पेरेंट्स को क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चनेट हम फॉर्मुलेट करेंगे, जो हम पेरेंट्स से पूछेंगे वो क्वेश्चंस कि क्या आपको लगता है कि आपका जो चाइल्ड है, आपका जो बेबी है, उसको हमने वैक्सीनेशन देनी चाहिए या नहीं। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक हमारे लिए हो सकता है। तो ये थे कुछ रिसर्च टॉपिक्स जो हमने ओवरऑल आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो इस बेसिस पे, इस वीडियो के बेसिस पे आप बहुत सारे रिसर्च टॉपिक, आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे हम एक अच्छा सा रिसर्च टॉपिक फॉर्मुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड we will be uploading more and more content like this in future with you. Thank you.